हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में आर्टिकल 17 जो एडमिशन के अंतर्गत आता है। एडमिशन डिफाइन है आर्टिकल 17 में, और आर्टिकल 17 देखेंगे हम। इसके बाद एक्चुअली में आर्टिकल 17 जो है 18, 19, 20 और प्लस एबव आर्टिकलों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये वन बाई वन बता दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये आर्टिकल 17 है क्या। आर्टिकल 17 में तीन चीज़ें ध्यान देने लायक है। पहली बात कि जो एडमिशन होता है, जो स्वीकार करना होता है, कह सकते हैं वो ओरली हो। ठीक है, या तो ओरली हो, या तो डॉक्यूमेंट्री हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, पहला। दूसरा, जो फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट को बताता हो। ठीक है, फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट बताता हो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किस सरकमस्टेंस में, किस पर्सन द्वारा बताया जाता हो। ठीक है, तो जो किस पर्सन द्वारा बताया जाता हो, ये पर्सन है ये। ठीक है, तो ये पर्सन डिफाइन है आर्टिकल 18, 70, हाँ 18, 19 एंड 20 में। ठीक है, पर्सन। और किस सरकमस्टेंस में डिफाइन होता है वो 21 टू एबव है, आगे है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 एक्चुअली में आर्टिकल 18, 19, 20 और प्लस एबव को वो डिफाइन करता है। इसमें मैं क्या होता है, मैं फिर से रिकॉल करता हूँ। जो एडमिशन है वो ओरली फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। प्लस जो एडमिशन है वो किसी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट को बताता हो। प्लस वो एनी पर्सन द्वारा एडमिशन किया गया हो। वो पर्सन, एनी पर्सन जो है डिफाइन है आर्टिकल 18, 19, 20 में, वो मैं ब्रीफ करके विथ केस लॉ बताऊंगा। और किन सरकमस्टेंसेस में उसको स्वीकार किया जाता है, तो ये पूरा है। ठीक है, सरकमस्टेंस को हम पहले बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे 18, 19, 20, मतलब एडमिशन जो है किन किन पर्सन द्वारा स्वीकार किया जाता है, ये पहले हम देखेंगे। इसके बाद किन परिस्थितियों में स्वीकार किया जाता है, किन सरकमस्टेंसेस में, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में एडमिशन के आर्टिकल 17 और 18 को। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आर्टिकल 17 के अंदर ही, ठीक है, आर्टिकल 17 के अंदर ही आर्टिकल 18, 19, 20 और 21 से 30 ये इंक्लूडेड है। कहाँ से इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको पढ़ेंगे 17 को, तो 17 में एक स्टेटमेंट आता है। पहले तो एडमिशन को कहते हैं जो ओरल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। दूसरा स्टेटमेंट आता है एंड विच मैड बानी एनी पर्सन। जो एनी पर्सन है, मतलब किस टाइप के पर्सन जो है एडमिशन स्वीकार कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, उस वो आर्टिकल 18, 19 एंड 20 में बताया गया है। तो आज हम आर्टिकल 18 देखेंगे। 18 में 6 टाइप के पर्सन हैं, 6 टाइप के पर्सन जो एडमिशन स्वीकार कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट लिखा है। मैंने बताया था ना कि एक्चुअली में सेक्शन 17, 18 एंड 17, 18, 19, 20 ये ये एकदम एक साथ जो है लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो एडमिशन जो 17 में था कि इसको डॉक्यूमेंट्स ओरल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हैं, और कौन कर सकता है ये, विच सजेस्ट एनी इंटरफेरेंस। अच्छा, फैक्ट ऑफ इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में एडमिशन दिया जाता है, और कौन कर सकता है उसके लिए 18, 19 और 20 डिफाइन है। किस टाइप के लोग जो है, किस टाइप के पीपल जो है कोर्ट के पास जो है जाके एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 18 में 6 टाइप के हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत उसमें कोई बहुत विशेष केस लॉ नहीं है। केस लॉ कुछ है जो मैं आपको मेंशन करके बता दूंगा। पहला तो ए पार्टी ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब जो पार्टी है प्रोसीडिंग की, ठीक है, तो वो भी एडमिशन कर सकती है। दूसरा, उस किसी पार्टी किसी अगर एजेंट को अपने तरफ से की है, ठीक है, तो पहले एजेंट को ये प्रूव करना पड़ता है कि हम ऑथराइज है पार्टी की तरफ से, तो वो भी एडमिशन कर सकती है। तीसरा, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यदि किसी का रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हो, ठीक है,
तीन हो गया, मतलब एक पार्टी कर सकती है, एक उसका एजेंट कर सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होगी वो कर सकता है। तीसरा है यदि आपका प्रोप्राइटरी या प्रिक्यूनरी इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट मैटर में यदि आपका उसमें इंटरेस्ट है या आपका कोई प्रोप्राइटरी राइट है तो भी आप एडमिशन कर सकते हैं। पांचवा है पर्सन फ्रॉम विद पार्टी शुड डिराइव इंटरेस्ट, मतलब यदि आपका किसी कोई मुकदमा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई आपने प्रूव कर दिया कि इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पांच तरह के लोग सेक्शन 18 में, ठीक है, सेक्शन 18 में एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 जो है उसी के अंदर आप देखेंगे तो 18 की बात की गई है। पहले तो ओरल डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा है सेक्शन एनी पर्सन, मतलब कौन पर्सन एडमिशन कर सकता है और किस सरकमस्टेंस में कर सकता है। तो सरकमस्टेंस तो आपको 21 टू फर्दर मिलेगा, वो मैं आपको बाद बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन पर्सन जो है एडमिशन एक्सेप्ट कर सकता है। आगे हम बताऊंगा 17 से 19 और 20 का लिंक। थैंक यू। सेक्शन 19 और 20 को, ठीक है, सेक्शन 19 एंड 20 को मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि जी कितने टाइप के जो पर्सन होते हैं वो अपनी एडमिशन को उनका एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में स्वीकृति की जाती है, मतलब एक्सेप्ट की जाती है। तो जो विद इन पार्टी होता है, जो 5 टाइप की पार्टी है वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो 18 में है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 18 के ही 5 टाइप के जो टाइप के जो पार्टियां हैं वो उसी में 19 और 20 को क्यों ऐड नहीं कर दिया। ये कोई भी यूट्यूबर आज तक नहीं बताया है किसी भी वीडियो में कि हमको ज़रूरत ही क्या पड़ी इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 में सेक्शन 18, 19 और 20 अलग अलग बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ बताऊंगा। इतना सटीक आप पेपर लिख पाओगे इसका रिटन में जो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको एक अभी एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सेक्शन अलग अलग क्यों बनाया गया। एक्चुअली में देखिए एक पार्टी यदि दो पार्टियों के बीच में विवाद है, ठीक है, यदि दो पार्टियों के बीच में विवाद है, ठीक है, तो आर्टिकल 18 लागू होता है। अब इस पार्टी में कई लोग हो सकते हैं और बी पार्टी में भी कई लोग हो सकते हैं। वो उनके अगर ये पार्टी किसी को एजेंट घोषित करती है तो भी ये इसी साइड का होगा, प्लेंटिफ हो जाएगा। बी में कई लोग हैं तो जो विद इन पार्टी जो लड़ाइयाँ होती हैं और उनका जो एडमिशन होता है वो 18 डील करता है। लेकिन 19 क्या होता है, मैं 19 बताऊंगा 20, ठीक। तो 19 में क्या होता है, 19 का विवाद जैसे ए है, प्लेंटिफ है और रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तीसरे पर्सन का एंट्री हो जाती है। इस पर्सन का एक्सेप्टेंस एडमिशन इन दोनों के खिलाफ या फेवर में जब जाएगा तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ए है, ठीक है, एक ए है, इसने सामान भेजवाया सी के जरिए, ठीक है। मान लीजिए ए ने सी का सामान, ठीक है, एक बी है ट्रांसपोर्टर, उसको दे दिया कि आप इस सामान सी को पहुंचा देना। बी ने क्या किया, उस सामान को खोआ दिया, ठीक है। तो जब बी ने खोआ दिया तो सी ने बी को सू कर दिया, ठीक है। तो ये तो प्लेंटिफ हो गया, ये रिस्पोंडेंट हो गया। अब ए का एक्सेप्टेंस ये साबित करेगा कि अ, तो ए का जो है, जैसे ए है, ठीक है, ए था और बी था और सी था, ठीक है। ए ने सामान दिया ट्रांसपोर्ट वाले को कि आप बी के पास पहुंचा देना। सी ने क्या किया, सामान को खुआ दिया, ठीक है। तो बी ने इसके खिलाफ सू कर दिया। अब ए एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इसका एडमिशन यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मैं यही बता रहा था कि 18 और 19 में जब थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जो पार्टी तो नहीं रहता है, ठीक है, ना रिस्पोंडेंट होता है ना प्लेंटिफ होता है, लेकिन उसका एडमिशन इनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि इन दोनों के बीच में जो बात है, जो प्रॉब्लम है, ये इससे लिंक्ड है, ठीक है। तो 18 इसलिए 17 से, सॉरी 19 इसलिए 18 से अलग बनाया गया क्योंकि 18 में विद इन द प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट का झगड़ा होता है और 19 में एक तीसरे की एंट्री होती है जिसका एक्सेप्टेंस जो है वैल्यू करता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे क्लियर से। हाँ,
तो ये है आपका सेक्शन 19, ठीक है, ये है सेक्शन 19। एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज ए अगेंस्ट ए पार्टी टू ए सूट, वही वाली सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे एक लाइन एग्जैक्ट इसने लिखा हुआ है, ठीक, सेक्शन 90, ये यहाँ पे आप पढ़िएगा, ये हम बटुकलाल की किताब को रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जैक्ट बताया गया है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको फिर से बार बता देता हूँ कि मान लीजिए ए है, बी के सामान को सी के जरिए भिजवा रहा है। ए ने बी सी को कहा कि बी को सामान ये ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देना। इसने सामान को खुआ दिया या घोटाला जो भी किया, हड़प लिया, तो बी ने इसको सू कर दिया। ये बी जो सू कर रहा है ना, इसके बिना पे कर रहा है, मतलब इसके स्टेटमेंट की वजह से कर रहा है। अब ये कह देगा कि सामान तो मैंने अच्छे से पैक करवाया था, सब कुछ करवाया था, सामान को मैंने अच्छे से पैक करवाया था, सामान के खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो ये ए का एडमिशन है, ये ए की जो स्वीकृति है कोर्ट ऑफ लॉ में, इसको एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 20 को, ठीक है। सेक्शन 20 बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें भी एक थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, लेकिन वो पार्टी को रिफ़र किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। ए ने कह दिया सी को कि अगर कोई बात है तो आप जाके सी से पूछ लो। तो ये ए का जो एक्सेप्टेंस है या सी का जो, अगर ए ने रिफ़र किया है सी को, तो सी का एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में स्वीकार की जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि 920 को अलग इसलिए बनाया गया 19 से, क्योंकि इसमें इसको सिर्फ रिफ़र किया जा रहा है। इसकी इसमें कोई 19 में क्या था, वो सामान उसके ज़रिए पहुंचवा रहा था, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। लेकिन 20 में क्या है, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ इसमें रिफ़र किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक केस लॉ है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा केस लॉ है। ये केस लॉ है आपका राम सहाय वर्सेस जयप्रकाश, ठीक है। इसमें क्या है कि ए ने कहा, अब इसे हम सिंपल सी है कि उसने उसको रिफ़र किया था रेंट लेने के लिए, और एक्सेप्ट वाज मेड बाइंडिंग अपॉन टेनेंट्स बिकॉज दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिफर बाय प्लेंटिफ। कि प्लेंटिफ ने कहा कि आप उसको उनसे जाके पूछ लीजिए, मैंने लेने के लिए, रेंट लेने के लिए कहा था। तो रिफ़र जो किया जा रहा है वो उसका एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट माना जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से 18, 19 और 20 ये अलग अलग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 में अलग अलग क्यों बनाया गया, इसका ये लॉजिक है। सेक्शन 19 और 20 को, ठीक है, सेक्शन 19 एंड 20 को मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि जी कितने टाइप के जो पर्सन होते हैं वो अपनी एडमिशन को, उनका एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में स्वीकृति की जाती है, मतलब एक्सेप्ट की जाती है। तो जो विद इन पार्टी होता है, जो 5 टाइप के पार्टी है, वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो 18 में है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 18 के ही 5 टाइप के जो टाइप के जो पार्टियां हैं, वो उसी में 19 और 20 को क्यों ऐड नहीं कर दिया। ये कोई भी यूट्यूबर आज तक नहीं बताया है किसी भी वीडियो में कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ी इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 में सेक्शन 18, 19 और 20 अलग अलग बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ बताऊंगा। इतना सटीक आप पेपर लिख पाओगे इसका रिटन में, जो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको एक अभी एकदम ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये सेक्शन अलग अलग क्यों बनाया गया। एक्चुअली में देखिए, एक पार्टी, यदि दो पार्टियों के बीच में विवाद है, ठीक है, यदि दो पार्टियों के बीच में विवाद है, ठीक है, तो आर्टिकल 18 लागू होता है। अब इस पार्टी में कई लोग हो सकते हैं और बी पार्टी में भी कई लोग हो सकते हैं। वो उनके, अगर ये पार्टी किसी को एजेंट घोषित करती है तो भी ये इसी साइड का होगा, प्लेंटिफ हो जाएगा। बी में कई लोग हैं, तो जो विद इन पार्टी जो लड़ाइयाँ होती हैं और उनका जो एडमिशन होता है वो 18 डील करता है। लेकिन 19 क्या होता है, मैं 19 बताऊंगा, 20, ठीक। तो 19 में क्या होता है, 19 का विवाद, जैसे एप है, प्लेंटिफ है और रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तीसरे पर्सन का एंट्री हो जाती है। इस पर्सन का एक्सेप्टेंस, एडमिशन इन दोनों के खिलाफ या फेवर में जब जाएगा तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक ए है, ठीक है, एक ए है, इसने सामान भिजवाया सी के जरिए, ठीक है। मान लीजिए ए ने
सी का सामान, ठीक है, एक बी है ट्रांसपोर्टर, उसको दे दिया कि आप ये सामान सी को पहुंचा देना। बी ने क्या किया, उस सामान को खुआ दिया, ठीक है। तो जो बी ने खुआ दिया तो सी ने बी को सू कर दिया, ठीक है। तो ये तो प्लेंटिफ हो गया, ये रिस्पोंडेंट हो गया। अब ए का एक्सेप्टेंस ये साबित करेगा कि अ, हम्म तो ए का जो है, जैसे ए है, ठीक है, ए था, हाँ, और बी था और सी था, ठीक है। ए ने सामान दिया ट्रांसपोर्ट वाले को कि आप बी के पास पहुंचा देना। सी ने क्या किया, सामान को खुआ दिया, ठीक है। तो बी ने इसके खिलाफ सू कर दिया। अब ए एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इसका एडमिशन यहाँ पे स्वीकृत किया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मैं यही बता रहा था कि 18 और 19 में जब थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जो पार्टी तो नहीं रहता है, ठीक है, ना रिस्पोंडेंट होता है ना प्लेंटिफ होता है, लेकिन उसका एडमिशन इनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि इन दोनों के बीच में जो बात है, जो प्रॉब्लम है, ये इससे लिंक्ड है, ठीक है। तो 18 इसलिए 17 से, सॉरी 19 इसलिए 18 से अलग बनाया गया क्योंकि 18 में विद इन द प्लेंटिफ और रिस्पोंडेंट का झगड़ा होता है, और 19 में एक तीसरे की एंट्री होती है जिसका एक्सेप्टेंस जो है वैल्यू करता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे क्लियर से। हाँ, तो ये है आपका सेक्शन 19, ठीक है। ये है सेक्शन 19, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज ए अगेंस्ट ए पार्टी टू ए सूट। वही वाली सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे एक लाइन एग्जैक्ट इसने लिखा हुआ है, ठीक। सेक्शन 90 ये यहाँ पे आप पढ़िएगा, ये हम बटुकलाल की किताब को रेफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जैक्ट बताया गया है। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि मान लीजिए ए है, बी के सामान को सी के ज़रिए भिजवा रहा है। ए ने बी सी को कहा कि बी को सामान ये ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देना। इसने सामान को खुआ दिया या घोटाला जो भी किया, हड़प लिया, तो बी ने इसको सू कर दिया। ये बी जो सू कर रहा है ना, इसके बिना पे कर रहा है, मतलब इसके स्टेटमेंट की वजह से कर रहा है। अब ये कह देगा कि सामान तो मैंने अच्छे से पैक करवाया था, सब कुछ करवाया था, सामान को मैंने अच्छे से पैक करवाया था, सामान के खोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो ये ए का एडमिशन है, ये ए की जो स्वीकृति है कोर्ट ऑफ लॉ में, इसको एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 20 को, ठीक है। सेक्शन 20 बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें भी एक थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, लेकिन वो पार्टी को रिफ़र किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। ए ने कह दिया सी को कि अगर कोई बात है तो आप जाके सी से पूछ लो। तो ये ए का जो एक्सेप्टेंस है या सी का जो, अगर ए ने रिफ़र किया है सी को, तो सी का एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में स्वीकार की जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि 920 को अलग इसलिए बनाया गया 19 से, क्योंकि इसमें इसको सिर्फ रिफ़र किया जा रहा है। इसमें कोई 19 में क्या था, वो सामान उसके ज़रिए पहुंचवा रहा था, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। लेकिन 20 में क्या है, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ इसमें रिफ़र किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक केस लॉ है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा केस लॉ है। ये केस लॉ है आपका राम सहाय वर्सेस जयप्रकाश, ठीक है। इसमें क्या है कि ए ने कहा, अब इसे हम सिंपल सी है कि उसने उसको रिफ़र किया था रेंट लेने के लिए, और एक्सेप्ट वाज मेड बाइंडिंग अपॉन टेनेंट्स बिकॉज दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिफर बाय प्लेंटिफ। कि अगर प्लेंटिफ ने कहा कि आप उसको उनसे जाके पूछ लीजिए, मैंने लेने के लिए, रेंट लेने के लिए कहा था, तो रिफ़र जो किया जा रहा है वो उसका एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट माना जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से 18, 19 और 20 ये अलग अलग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 में अलग अलग क्यों बनाया गया, इसका ये लॉजिक है। तो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, एडमिशन इन फेवर। देखिए सेक्शन 21 को जब मैं बताऊंगा तो आपको इतना क्लियरेंस हो जाएगा सेक्शन 17 का भी, ठीक है। ये चीज़ें सेक्शन 17 में नहीं एडेड है, लेकिन ये सेक्शन 21 सेक्शन 17 को क्लियर करेगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लो ए है, ठीक है, और बी है। इसमें एक केस लॉ बताएंगे, भीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है, उसको आप। तो इसमें क्या होता है, 21 में क्या कहा जा रहा है कि मतलब एडमिशन क्या होता है। भाई देखो, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, तो ये दोनों तो कोर्ट में जाएंगे तो अपने अपने फेवर की बात तो करेंगे।
कोई अपने विरुद्ध तो बोलेगा नहीं, हमेशा अपने फेवर की बात बोलेगा। तो एडमिशन में ये कहा जाता है कि यदि आप अपने फेवर में कुछ बोल रहे हैं तो एडमिशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो आप अपने कॉन्ट्रडिक्शन में बोलेंगे वहीं एडमिशन माना जाता है। जनरल रूल ये है, नॉर्मली जनरल रूल ये है। लेकिन सेक्शन 21 में थोड़ा सा एक्सेप्शन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जो भी चीज़ आपने अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है, जो चीज़ अपने अगेंस्ट में बोलेंगे वो आपका एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 3 कंडीशन, 3 ऐसी कंडीशन है जिसको आप अपने फेवर में भी बोलेंगे तो भी आपका एडमिशन स्वीकृति मानी जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है, तो वो 3 चीज़ें कौन सी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मली आप अपने फेवर में यदि कुछ बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो जनरली नहीं माना जाता है एडमिशन। आप यदि अपने विपक्ष में, अपने कॉन्ट्रडिक्शन में कुछ बोलते हैं वहीं एडमिशन माना जाता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि यदि आप अपने विपक्ष में बोल रहे हैं 21 में तो वो एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 3 कंडीशन, 3 ऐसी कंडीशनें हैं जिसमें आप अपने फेवर में भी बोलेंगे तो वो माना जाएगा एज ए एडमिशन। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ विथ एग्जांपल। हाँ, तो पहला एडमिशन इन फेवर का पहला एक्सेप्शन है कि यदि आप अपने फेवर में भी बोलेंगे तो वो भी एज ए एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जाता है। पहला है ये। ठीक है, पहला है सेक्शन 32 जो डाइन डिक्लेरेशन होता है, मतलब यदि हम मरते दौरान जो डाइन डिक्लेरेशन होता है वो एक्चुअली में आपके फेवर में ही होता है, तो उसको एज ए स्टेटमेंट फेवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है कि मान लीजिए कोई एक वो है कैप्टन है, वो एक कोर्स ऑफ स्ट्रीम है उस पे उसको जहाज़ लेके जाना है, लेकिन वो दूसरी की तरफ से लेके चला गया। लेकिन एक डायरी है जो मेंटेन करता है वो डेली, और उस डायरी में उसने ये लिख दिया है कि नहीं मैं उसी कोर्स ऑफ जो रिवर थी उसी पे हम लेके गए हैं, मैं दूसरा रूट फॉलो नहीं किया हूँ, और मर जाता है। तो जो डायरी मेंटेन की गई है भले ही इसके फेवर में हो, ठीक है, तो एज ए इसको एडमिशन इन फेवर के हिसाब से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहले एक्सेप्शन का दूसरा इलस्ट्रेशन है कि मान लीजिए एक एज एक्यूज ऑफ क्राइम कमिटेड इन कलकत्ता, एक क्राइम करता है जिसको ये कहा था कि कलकत्ता में क्राइम हुआ है, लेकिन वो एक पोस्ट कार्ड खरीदता है लाहौर में और एक पोस्ट कार्ड छोड़ता है, और वो ये प्रूफ करता है कि वो कलकत्ता में नहीं था, वो लाहौर में था, और वो मर जाता है। ठीक है, तो वो भी एज ए डाइंग डिक्लेरेशन की तरह कंसिडर किया जाएगा। दूसरा आप देख लीजिए, इसका दूसरा एडमिशन इन फेवर है जिसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए ए ने कोई सामान चुराई। ठीक है, एक मतलब लिखा है कि एज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड, मतलब ए को कहा गया है कि एक स्टोलन गुड इन्होंने ख़रीदा है, चुराई हुई सामान खरीदी है। लेकिन वो ये प्रूफ करता है मतलब ये प्रूफ करता है कि नहीं, अगर स्टोलन गुड होती तो मैं इसको आधे दाम या उससे कम दाम में बेच देता, लेकिन उसको मैंने लेस दाम में नहीं बेचा। तो ये इसका जो इंटेंशन है भले ही उसके फेवर में है, लेकिन इसको एज ए एडमिशन स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, तीसरा है और इसमें एक केस लॉ है, मैं आपको बताऊंगा, वीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। हाँ, तीसरा है, देख लीजिए तीसरा यहाँ पे कि एडमिशन में भी प्रूव एज ए बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इज रेलेवेंट अदरवाइज एडमिशन, मतलब कोई भी चीज़ जो एडमिशन के अलावा रेलेवेंट हो उसको भी कभी कभी फेवर में होते हुए भी एडमिशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेम ट्रांजेक्शन में मर रहा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे लोग पहुँचे और वो सेम ट्रांजेक्शन में ये बोल रहा है कि उसने किसी ने कोई हमको मार के, वो फलाना मार के चला गया गाड़ी से, तो जो कि सेम ट्रांजेक्शन में है और फेवर में भी है उसके, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक केस लॉ है वीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का एक केस है। इसमें क्या होता है कि वीरू सिंह अपने पत्नी और 5 बच्चों को मार देता है जान से, और कुल्हाड़ी से मारने के बाद कोर्ट में थाने जाता है और ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और उसको मार दिया है। ठीक है, क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन में है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 का कॉन्ट्रडिक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये जो एफआईआर जाके कराता है, ठीक है, उसको एज ए उसकी
उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा। और उसको एविडेंस तभी माना जाएगा जब सेक्शन 27 के साथ कुछ कंडीशन फुलफ़िल की जाती है, ठीक है। और उसको जो एफआईआर उसने रजिस्टर किया था वो उसको एज एडमिशन नहीं माना गया इस केस में। लेकिन उसमें उसका जो कंडक्ट था, जो सेक्शन 8 में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि उसका मारना और मार के कुल्हाड़ी लेके चले जाना थाने और मुकदमा लिखाना, तो जो कंडक्ट है ये कंडक्ट उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है, लेकिन ये एफआईआर उसके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता है। और ये भी जानते हैं आप कि एफआईआर इज़ नॉट ए एविडेंस ऑफ पीस, इन ओनली द कोरोबरेटिंग मटेरियल होता है ये, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग सेक्शन 24, ठीक है। अभी तक हम एडमिशन देख रहे थे, मतलब एक सेक्शन 17 से लेके 22 तक, ठीक है। 23 को मैंने नहीं कवर किया है। 24 अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ कन्फेशन। देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है कि कन्फेशन और एडमिशन में अंतर क्या होता है। मान लीजिए एडमिशन एक लार्जर अगर स्फीयर है तो कन्फेशन विद इन द स्फीयर है। मतलब all confession is the, yeah, all confession will be in the admission but all admission will not be the confession, ठीक है। या आप साइंस की भाषा में, मैथ्स की भाषा में बोल सकते हैं कि कन्फेशन इज द सबसेट ऑफ द एडमिशन, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि डिफाइन किया गया है 24 सेक्शन 24 से लेके 30 तक कन्फेशन को रखा गया है। इसमें कन्फेस के बारे में बताया गया है कि कन्फेशन सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन इसके बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाता है यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो, ठीक है। मान लीजिए कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में दिया गया है, ठीक है, तो वो इररिलेवेंट होगा। अगर मतलब और अगर ये कन्फेशन पर्सन इन अथॉरिटी के सामने दिया गया हो या सफिशिएंट ओपिनियन कोर्ट में दिया गया हो, तो इसमें काफ़ी लोगों का जिक्र है, ठीक है। और ये कहा गया है कि अगर इस टाइप का कन्फेशन दिया गया है वुड बी गेन एडवांटेज और अवॉइड इविल ऑफ द टेम्पोरल नेचर, ठीक है। ये इस बात के लिए कहा गया हो कि अगर आप जैसे एक्सेप्ट कर लोगे तो इसमें आपको सज़ा कम हो जाएगी, या समथिंग आपको कोई ल्योर दिया जाएगा, या कोई टेम्पोरल नेचर का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो यदि इस टाइप का कन्फेशन है तो ये कन्फेशन सेक्शन 24 के तहत एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। कन्फेशन यदि इस तरह का दिया गया कि जैसे अगर इस तरह का आपको ल्योर दिया गया कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो ईश्वर के यहाँ आपको अच्छा स्थान मिलेगा, समथिंग समथिंग, तो वो कन्फेशन एक्सेप्टेबल है। बट उस प्रोसीडिंग को अफेक्ट करने का यदि आपको कोई वो दिया जा रहा है, ल्योर या दिया जा रहा है, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा, वो कन्फेशन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो कन्फेशन को डिफाइन किया गया है। कन्फेशन आप इसको पढ़ेंगे तो बटुकलाल में बहुत सिंपल सी एक ही चीज़ को बार बार घुमा दिया गया है, ठीक है। लिखा है कन्फेशन इफ़ इज फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन, इफ़ ही स्टेट ही कमिटेड द क्राइम ही चार्ज, और इफ़ ही मिस्टेक स्टेटमेंट। मतलब जो भी चीज़ हो ना, कन्फेशन हमको वॉलेंट्रीली देना पड़ेगा। अच्छा, कन्फेशन वॉलेंट्रीली का एक केस है, इसमें मैं 3 केस लॉ आपको कवर करूँगा, ठीक है। पहला केस आपको ये दिख रहा होगा, मोहम्मद अजमल कसब जो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, जो 2012 में जो हमला हुआ था मुंबई पे, उसमें ये कहा गया है कि इसमें इसने जो कन्फेस किया था अपने पूरे क्राइम को, उस क्राइम को कन्फेस करने के पीछे उसका लॉजिक क्या था कि उसको कोई रिग्रेट नहीं था, ठीक है। उसने उसने जो कहा था वो उसका कोई उसको रिग्रेट नहीं था, बिना प्रेशर का उसने कन्फेस किया था, बिना ल्योर बिना इंडैक्टमेंट का हुआ था। और वो इसलिए ऐसा कन्फेस किया था कि लोग उसको हीरो माने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, ये कन्फेशन विदाउट प्रेशर किया गया है, कोई ल्योर नहीं, कोई इंडैक्टमेंट नहीं, वो अंदर से उसको वॉलंटरीली उसने कन्फेस किया है, तो ये कन्फेशन माना जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ही वॉज हीरो, ठीक है, ही वॉज, देखिए यहाँ लिखा हुआ ही वॉज हीरो इन हीज ओन आइज एंड द कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड बाय हिम वॉज वॉलंटरीली एंड ट्रूथफुल, ठीक है। तो अजमल कसब का केस था ये। इसमें आप हाँ, इसमें एक दूसरा केस है, मैं आपको दिखाऊंगा।
आपको 3 केस के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छे केस हैं इसमें। दूसरा केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहम्मद अतीक का। ठीक है, ये केस मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में। तो इस केस में क्या कहा गया है कि देखिए, आप इसको यहाँ दिखाते हैं, आपको एक लाइन लिखा हुआ है, इफ़ द कन्फेशन कवर दैट डिफरेंट क्राइम इट वुड बी रिलेवेंट आइटम ऑफ द एविडेंस इन द केस। यदि आप कोई कन्फेशन डिफरेंट क्राइम को शो कर रहा है, तो वो जो है, और वो कन्फेशन वॉलंटरली दिया गया हो, तो वो इस केस में एडमिसेबल है और उसको कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, ये था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मोहम्मद अतीक में, अतीक है नदर में। ठीक है, तीसरा केस है आपका परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या था कि एक महिला थी, उसने क्या था, अपने हस्बैंड को हत्या की थी, 302 आईपीसी की धारा उस पर लगी थी। उसने किया क्या था कि पोटेशियम साइनाइड को एक अलमीरा में रख दिया था, हस्बैंड के अलमीरा में, और उसके हस्बैंड को फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। तो उस समय फिल्म बनाई जाती थी, फिल्म को एक कहते हैं मटेरियल से उसको धोया जाता था, उसके नेगेटिव को। तो उसके हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया, उसको पोर कर दिया, और उसको कार्डियल प्रॉब्लम थी। ठीक है, और उसको उसने जो है उसके उसका टेस्ट में चला गया, वॉशिंग द फोटो को धोते हुए, ही फेल डाउन एंड डाई। इट हेल्ड दैट द स्टेटमेंट डिड नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। मतलब उसने जो ये सब कहा है, उसको कोर्ट ने कहा कि ये कन्फेशन नहीं माना जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जितने भी कन्फेशन मैं बता रहा हूँ, ये कन्फेशन जुडिशियल कन्फेशन है। ठीक है, अभी हम इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बताएंगे। मतलब वो कन्फेशन जो जज के सामने या कोर्ट ऑफ लॉ के बाहर दिया जाता है। ठीक है, उसकी क्या रेलेवेंसी होती है, इसके बारे में देखेंगे। अच्छा, अब आप देख लीजिए एडमिसिबिलिटी ऑफ टैप रिकॉर्ड। जैसे मान लीजिए कोई कन्फेशन दिया जा रहा हो, ठीक है, और वो कहीं हॉस्पिटल में दिया जा रहा हो और वो टेप कर लिया जाए। ठीक है, तो उस टेप की क्या रेलेवेंसी होगी, इसके बारे में बताया गया है, एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली में सेक्शन 3 जो होता है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें टेप रिकॉर्ड को एज ए एविडेंस माना गया है, उसके अनुसार कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करेगा तो टेप रिकॉर्ड के भी कन्फेशन को माना जाएगा। पहली बात, द वॉइस ऑफ पर्सन एलिग टू बी स्पीकिंग मस्ट बी आइडेंटिफाई। जो पर्सन बोल रहा है कन्फेशन में, उसको आइडेंटिफाई किया जाए रिकॉर्डर द्वारा और अदर लोगों द्वारा। दूसरा, उसकी एक्यूरेसी को जो है मापा जाए कि जो बोल रहा है वो सही है, सेटिस्फैक्ट्री है। और जो टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड को रूल आउट कर दिया जाए कि यदि ऐसा तो नहीं है कि उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करके और टेम्पर किया गया है। और तीसरा है, सब्जेक्ट मैटर रिकॉर्डर हैज सो द रेलेवेंट, मतलब यदि रेलेवेंट है तभी वो एक्सेप्टेबल है। पता चले कुछ ऐसी चीज़ उसने रिकॉर्ड की जो इरेलीवेंट है, तो वो टेप रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी नहीं होगी सेक्शन 24 के तहत। ठीक है, तो इसमें बटुकलाल में आप कन्फेशन और एडमिशन में अंतर दिया हुआ है, मैं आपको शुरू में थोड़ा सा बताया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं। मैं आपको अभी बताऊंगा व्हाट इज़ जुडिशियल एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में 4-5 केस लॉ हैं जो मैं आपको बताऊंगा।